गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 12 नवंबर के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज के इस सेशन के। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एंड तक वीडियो को देखिए, एक एक फैक्ट को नोट कीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो वहां पर जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ओके और कल मैंने आपको टेस्ट के बारे में बताया था, तो टेस्ट को भी आप जाकर लगाइए एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर। टेस्ट दीजिए, 20 क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर के वहां पर मिलते हैं स्टैटिक के साथ। आप वहां पर अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 12 नवंबर के करंट अफेयर को। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? आपको पहले यहां पर यह पता होना चाहिए कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में आयोजित किया जा रहा है गोवा में। कहां पर? गोवा में। यहां पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा फिलिप रोजर नॉयस को। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है फिलिप रोजर नॉयस, जिन्हें सत्यजीत रे के नाम पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं फिलिप रोजर नॉयस की। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कौन है, एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता है। देखिए 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 आयोजन कहां पर? गोवा में। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्मों के क्षेत्र में योगदान के लिए माइकल डगलस को दिया गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था 2023 का, काफी सारी एग्जाम्स में। तो अब आप 2024 का भी याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप रोजर नॉयस को दिया गया। ठीक है ना, सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। अवार्ड की बात कर लेते हैं कैजुअली, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारत के बहुत ही फेमस एक फिल्म डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे। ठीक है, उनके नाम पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा एक इंटरनेशनली अवार्ड स्थापित किया गया था और इसे नाम दिया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में, और लास्ट ईयर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यह माइकल डगलस को दिया गया था। और अब 2024 में ये किसे दिया गया है? तो 2024 में दिया गया है फिलिप रोजर नॉयस को, ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता। यहां पर देखिए, ये चीज मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आज का अपडेट आप सभी के लिए। ऑफर ऑफ द डे भी है आप सभी के लिए। साइंस का देखिए लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको इंडिया की सभी एग्जाम के लिए सिंगल ये साइंस का बैच है। हर जगह जहां पर भी आपको साइंस आती है एग्जाम में, तीनों पोर्शन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो आपकी यहां पर सिंगल क्लास में कवर हो जाएगा। आपको इस सिंगल लाइव कोर्स से, लाइव क्लासेस से आप सभी के लिए चल रही है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन है। बाद में देखिए, अगर आप लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं किसी भी कारण से, तो आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन के अंदर, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी यहां पर अवेलेबल होते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है आप सभी के लिए। काफी दिनों से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर साइंस के लिए एक पर्टिकुलर आप कोई ऑफर ऑफ द डे दीजिए, तो आप सभी की डिमांड पर यहां पर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप साइंस की इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्ट। कोई भी डाउट है आपकी, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर भी है आपके पास, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा इसे भी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 29th वार्षिक बैठक, जिसे कॉप के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 29, इसका आयोजन 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2024 तक किस देश में किया जा रहा है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस है, बहुत ही फेमस है। जलवायु परिवर्तन पर इंटरनेशनली सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक को। तो कॉप 29 मतलब 29वीं बैठक, इसका आयोजन किया जा रहा है 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक अजरबैजान के बाकू में। कहां पर?
अजरबैजान के बाकू में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक रेफरेंस क्वेश्चन बताता हूं, देखिए इसका एसएससी जीडी की एग्जाम में 2023 में पूछा गया था कॉप 27 के बारे में। उस वक्त का जो भी कॉप का बैठक आयोजित किया गया था, कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तब क्वेश्चन आया था। हमें कॉप 29 जो कि अभी हो रही है और लास्ट ईयर 2023 में जो कॉप 28 हुई थी, इन दोनों के बारे में पता रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन की 29वीं बैठक कॉप 29, इसका आयोजन 11 नवंबर को शुरू हुआ है और 22 नवंबर तक अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जाएगा। यहां पर देखिए एक फंड की भी स्थापना की जा रही है जिसे क्लाइमेट एक्शन फंड नाम दिया गया है अजरबैजान में। ठीक है ना, इस फंड के द्वारा क्या होगा, जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी को ग्रीन इकोनॉमी के लिए काम करने में और ग्रीन एनर्जी के लिए काम करने में वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो ये क्लाइमेट एक्शन फंड है जो कि अजरबैजान में ही स्थापित किया गया है कॉप 29 की बैठक में। ठीक है ना, तो इसीलिए इसे फाइनेंस कॉप भी कहा जा रहा है इस बैठक को, क्योंकि एक फाइनेंस फंड बनाया गया है क्लाइमेट को, जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारी जलवायु है, उसको स्वच्छ रखने के लिए, है ना। तो शिखर सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है ना, एक नई वित्तीय योजना पर ही था, तो क्लाइमेट एक्शन फंड की यहां पर स्थापना की गई है। देखिए योजना का उद्देश्य, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, वहां पर जलवायु परिवर्तन के एफर्ट्स, है ना, लगाने के लिए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे बचने के लिए और उन देशों को नॉर्मली ग्रीन एनर्जी की तरफ या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाना, इस फंड का मुख्य उद्देश्य। ये फाइनेंशियल जो फंड है वो सपोर्ट करेगा उन विकासशील देशों को। कॉप 29 की बैठक है, यूनाइटेड नेशन आयोजन करवाता है कॉप की बैठक का, यूनाइटेड नेशन की ही बैठक है। ठीक है ना, देखिए संयुक्त राष्ट्र का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है कॉप के नाम से, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करता है। देखिए सबसे पहली बार कॉप की बैठक का आयोजन किया गया था 1995 में, सबसे पहली बार, और तब से जनरली हर साल इसका आयोजन किया जाता है। कॉप 28 का आयोजन लास्ट ईयर किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। तो दुबई में 2023 में कॉप 28, और अब कॉप 29 की बैठक का आयोजन कहां पर, अजरबैजान के बाकू में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। राम नारायण का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो राम नारायण, पंडित राम नारायण की बात करें तो बहुत ही फेमस एक वाद्य यंत्र ये बजाते थे जिसका नाम है सारंगी। सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है पंडित राम नारायण। ठीक है ना, बहुत ही फेमस एक शास्त्रीय संगीतकार हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन पर देखिए पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी की एक एग्जाम में, तब यह पूछा गया था कि किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान है, तो सारंगी। ये है हमारे पास राम नारायण जी, पंडित राम नारायण। ठीक है, तो देखिए नवंबर 2024 में भारत के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और पद्मश्री, पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, पद्म भूषण भी दिया जा चुका है राम नारायण जी को। हाल ही में इनका निधन हो गया। सारंगी वाद्य यंत्र को बजाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में इनको महारत हासिल थी। कहां से बिलोंग करते हैं? तो इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था और अब नवंबर 2024 में इनका निधन हो गया। शास्त्रीय संगीतकार थे, काफी सारी उपलब्धियां है कला या संगीत के क्षेत्र में इनकी, काफी सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1975 में दिया गया था पंडित राम नारायण को। आगे चलकर पद्मश्री दिया गया 1976 में, पद्म भूषण दिया गया 1991 में और फाइनली पद्म विभूषण इन्हें दिया गया 2005 में। तो ये सारे अवार्ड पंडित राम नारायण जी के, याद रखिएगा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है ना, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है या बजाते थे? तो ये है सारंगी, है ना। हाल ही में इनका निधन हो गया। नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए WTA फाइनल्स इसे कहा जा सकता है, विमेंस टेनिस एसोसिएशन का ये फाइनल है। देखिए ये पूरा एक टूर
है ना, साल भर में 5 टूर्नामेंट होते हैं, 5वां जो होता है ना वो फाइनल्स होता है। तो अभी जो आयोजित किया गया ना वो विमेंस टेनिस एसोसिएशन का फाइनल है। इसमें जो खिताब है विमेंस सिंगल का वो कोको गॉफ ने अपने नाम किया। अमेरिकी टेनिस प्लेयर है कोको गॉफ, ठीक है, महिला टेनिस प्लेयर कोको गॉफ, ठीक है। तो विमेंस टेनिस एसोसिएशन मतलब WTA फाइनल 2024 का जो फाइनल है वो खेला गया था सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है। इस टूर्नामेंट के फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ ने चीन की झेंग किनवेन को हराकर यह खिताब जीता है। WTA फाइनल्स का खिताब है विमेन सिंगल का। किसने जीता? कोको गॉफ, अमेरिकी टेनिस प्लेयर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि WTA फाइनल्स एक्चुअल में है क्या। देखिए, टेनिस प्रतियोगिता है महिलाओं की, शुरुआत की गई थी 1972 में, है ना। सीजन का आखिरी जो टूर्नामेंट है वो फाइनल्स कहलाता है। WTA टूर का एक हिस्सा है फाइनल भी, जो कि 4 प्रमुख टूर्नामेंटों के बाद में आयोजित किया जाता है। 4 टूर्नामेंट पहले हो जाते हैं और फिर 5वां होता है फाइनल्स। तो WTA फाइनल्स से इसलिए इंपॉर्टेंट है। विमेन सिंगल का खिताब जीता है कोको गॉफ, अमेरिका की महिला टेनिस प्लेयर, ठीक है ना। देखिए, इस टूर्नामेंट में जो फाइनल में है 8 महिला एकल खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इसके अलावा 8 महिला युगल टीमों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक तो महिला युगल मतलब विमेंस डबल और विमेंस सिंगल। विमेंस सिंगल में 8 और विमेंस डबल में भी 8 टीमें यहां पर थी, ठीक है ना। ओके, तो विमेंस सिंगल ही पूछा जाएगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन जीता है। तो ये जीता है कोको गॉफ ने, अमेरिका की टेनिस प्लेयर। आगे आइए, निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाई? तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बने हैं कौन? संजीव खन्ना, है ना। कौन बने? संजीव खन्ना। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वही इंडिया के मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अगर जज को अपना पद छोड़ना है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो त्यागपत्र भी, रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, ठीक है। 65 वर्ष की आयु तक रिटायरमेंट होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं 65 वर्ष उनकी रिटायरमेंट की एज होती है। बीच में इस्तीफा देना चाहते तो राष्ट्रपति को देकर अपना पद छोड़ दें। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और पद की शपथ भी सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीफ जस्टिस बने हैं 51वें संजीव खन्ना, उनको भी चीफ जस्टिस पद की शपथ किसने दिलवाई होगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, पर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये पूछा जाता है, आपको याद रखना चाहिए ना। ये है हमारी जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। चलिए, 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, ठीक है। अभी जो हटे हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, ठीक है। अब संजीव खन्ना अपॉइंट हुए, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहने वाला है। 13 मई 2025 तक संजीव खन्ना अपने पद पर बने रहेंगे मुख्य न्यायाधीश के रूप में। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस की बात करें, वर्ल्ड निमोनिया डे की बात करें, तो यह ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को। देखिए, पहले भी यह क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD की एग्जाम में कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को। आपको पता होना चाहिए निमोनिया के बारे में बेसिक फैक्ट कि निमोनिया एक तो फेफड़े से संबंधित बीमारी है और बैक्टीरिया के कारण फैलती है, ठीक है। बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है निमोनिया, ठंड के दिनों में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 2009 में वर्ल्ड निमोनिया डे की सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। विश्व निमोनिया दिवस का उद्देश्य क्या है? निमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके जितने भी लक्षण हैं उनको और रोकथाम करना, निमोनिया की लक्षण पहचानना और पूरे वर्ल्ड को इसके इलाज के प्रति अवेयर करना। 2024 में 12 नवंबर को जो वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया, उसकी थीम की बात करें तो एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। ओके, तो ये थीम है 2024 में वर्ल्ड निमोनिया डे की। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को।
पहली बार कब मनाया गया था? 2009 में। ठीक है ना। फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया के कारण फैलता है। यहां पर आपको एक विश्व टीकाकरण दिवस, इसके बारे में ही पता होना चाहिए। वर्ल्ड जो वैक्सीनेशन डे है वो भी पूछा जा सकता है। यह मनाया जाता है 10 नवंबर को। ठीक है ना। एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जा रहा है भारत के बिहार राज्य में। कहां पर? बिहार में। ठीक है ना। देखिए 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के 8th एडिशन की शुरुआत की जा रही है। तो 8th एडिशन है, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 6 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी, 6 देशों की, जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, भारत और मलेशिया। ठीक है ना। लास्ट मंथ ही अक्टूबर 2024 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 है उसके मैस्कॉट को जारी किया था। गुड़िया नाम दिया गया मैस्कॉट को। मैस्कॉट जो राज्य पक्षी है बिहार का, गोरैया, उससे प्रेरित होकर बनाया गया है। ठीक है ना। तो एशियन विमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 8th एडिशन आयोजन कहां किया जा रहा है? बिहार में। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में और लास्ट ईयर 2023 का एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया था और दूसरी बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। 2024 में आयोजन हो रहा है 8th एडिशन बिहार में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। देखिए नाम क्या है इसका? इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल 2024। तो जो एंशिएंट आर्ट है, ठीक है ना, जो बोल सकते हैं ऐतिहासिक कलाएं हैं, जो प्राचीन कलाएं हैं, आर्ट है, उनका प्रदर्शन किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाना और लोगों के बीच में इन सभी को लोकप्रिय करना है ना, मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव को आयोजित किए जाने का। यह भी 8th एडिशन है और आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके अध्यक्ष देखिए रिपीट हुए हैं वापस से और यह है मोहम्मद तैयब इकराम। 2022 से मोहम्मद तैयब इकराम ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर थे, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब 2024 में इनका कार्यकाल एक बार पुनः इनकी नियुक्ति की गई है अध्यक्ष के रूप में, मोहम्मद तैयब इकराम। कहां से? पाकिस्तान से। ठीक है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये याद रखिएगा कि भारत के नरिंदर बत्रा इनके पहले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष थे 2022 तक। ठीक है। तो नरिंदर बत्रा जो कि इंडियन थे, इनके स्थान पर नियुक्त हुए थे मोहम्मद तैयब इकराम 5 नवंबर 2022 को। तब से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद तैयब इकराम। अब इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। ठीक है ना। और अब अध्यक्ष के रूप में 2 साल और इनका कार्यकाल रहेगा 2026 तक। आपको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनली हॉकी को गवर्न करने वाली बॉडी है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलों का आयोजन करवाती, कंट्रोल करती है। स्थापना 1924 में की गई थी और हेडक्वार्टर हमें स्विट्जरलैंड के लुसाने में देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में पॉत्सिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो पॉत्सिर एयर डिफेंस सिस्टम यह समझौता हुआ है इंडिया और रशिया के मध्य में, भारत और रूस के मध्य में समझौता हुआ है। एक एयर डिफेंस सिस्टम है, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। तो भारत की बाउंड्री की रक्षा करने के लिए यह पॉत्सिर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका समझौता हुआ है भारत और रशिया के मध्य में, ताकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जा सके। ठीक है ना। तो पॉत्सिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए यह समझौता भारत सरकार की एक प्रमुख रक्षा क्षेत्र की कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड
और रूस की कंपनी है रोसो बोरोन एक्सपर्ट, रोसो बोरोन एक्सपर्ट। ठीक है, ये रशिया की कंपनी है और एक हो गई इंडिया की। तो इन दोनों के मध्य हुआ है, तो आप तो देश याद रखिए, भारत और रशिया। अब यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको पता होता है कि क्या होता है ना। नॉर्मली क्या होता है, भारत की ओर या दुश्मन का कोई भी अगर ड्रोन आता है, कोई मिसाइल आती है, तो उसको एयर में ही डिटेक्ट करके उसको हवा में ही नष्ट करने की काबिलियत होती है एयर डिफेंस सिस्टम में। तो ये पात्सिर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना। 36 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई भी टारगेट आता है तो ये अपने सोनार सिस्टम या एडवांस रडार का यूज करके उसको नष्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो पात्सिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंडिया का समझौता किस देश से हुआ है, रशिया से। डन। तो यहां पर 12 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से डिस्कस किया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के रिवीजन पर, है ना। चलिए क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का खिताब जीता है? तो कौन है भाई, हरमनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन, है ना। नवंबर 2024 में 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह है हर्षवर्धन अग्रवाल। थर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, है ना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली, भारत की राजधानी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में, ऑस्ट्रा हिंद। चर्चा में रही बुक द सैटेनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को लिखने वाले कौन है भाई, सलमान रुश्दी। नवंबर 2024 में किसे एसएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो एसएससी के नए चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन अपॉइंट किए गए। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8th गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कहां पर, भारत की राजधानी सिंगापुर में। कहां पर, सिंगापुर में। चर्चा में रही खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित है? तो यह देखने को मिलता है शतरंज, भारत के तेलंगाना राज्य से, है ना। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया? तो असम और उससे लगने वाली भूटान की बाउंड्री पर, ठीक है ना। तो ये लास्ट डे के हमारे रिवीजन हो गए सारे करंट अफेयर। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेंगे। देखिए, ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है? तो ये मोरमुगांव पोर्ट कहां पर है, गोवा में, है ना। एशियन क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आयोजन किया गया सिंगापुर में। और किस फीमेल फुटबॉलर को बैलन डी और अवार्ड 2024 दिया गया है? तो यह है एटाना बोनमाटी, जिन्हें बैलन डी और अवार्ड दिया गया, फीमेल फुटबॉलर। आंसर हो गए हमारे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, भारत ने किस देश के कांकेस थुराई पोर्ट के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है? पहला क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की है? सेकंड, और चर्चित किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।